वेनेजुएला की कहानी एक गहरे विरोधाभास की कहानी है। यह एक ऐसा देश है जिसे प्रकृति ने दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार दिया है। सैद्धांतिक रूप से इस देश को दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक होना चाहिए था। यहाँ के नागरिकों को एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जीना चाहिए था, लेकिन आज की हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। आज वेनेजुएला का नाम लेते ही हमारे मन में अत्यधिक गरीबी, भुखमरी, राजनीतिक अस्थिरता और मानवीय संकट की तस्वीरें उभरती हैं। यह कैसे हुआ कि सोने की चिड़िया कहलाने की क्षमता रखने वाला देश आज दाने दाने को मोहताज हो गया? यह सवाल सिर्फ वेनेजुएला के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर सबक है, जो हमें प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता के खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह यात्रा हमें एक ऐसे राष्ट्र के दिल में ले जाती है जो अपनी ही समृद्धि के बोझ तले दब गया। एक समय था जब वेनेजुएला की राजधानी कराकस लैटिन अमेरिका के सबसे आधुनिक और विकसित शहरों में गिनी जाती थी। यहाँ की सड़कें अमेरिकी गाड़ियों से भरी रहती थीं और लोग अपनी शान शौकत के लिए जाने जाते थे। तेल से आने वाले बेशुमार पैसे ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया जो उत्पादन से ज्यादा उपभोग पर आधारित थी। लेकिन जब तेल की कीमतों में गिरावट आई और राजनीतिक नीतियां विफल होने लगीं, तो यह कांच का महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आज वही सड़कें खाली हैं, दुकानों में सामान नहीं है और लोगों की आंखों में भविष्य को लेकर एक गहरी अनिश्चितता है। इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें कई परतों को खोलना होगा। यह केवल आर्थिक कुप्रबंधन की कहानी नहीं है, बल्कि यह दशकों के राजनीतिक फैसलों, सामाजिक संरचनाओं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मिला-जुला परिणाम है। ह्यूगो शावेज के बोलीवियाई क्रांति के वादों से लेकर निकोलस मादुरो के शासन में गहराते संकट तक वेनेजुएला ने एक लंबा और जटिल सफर तय किया है। इस देश की कहानी हमें यह भी दिखाती है कि कैसे एक मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं के बिना प्राकृतिक धन एक वरदान के बजाय अभिशाप बन सकता है। यह एक राष्ट्र की आत्मा की पड़ताल है जो अपनी पहचान और अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है। आज जब हम वेनेजुएला की स्थिति का विश्लेषण करते हैं, तो हम देखते हैं कि लाखों लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। जो पीछे रह गए हैं, वे हर दिन जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, शिक्षा प्रणाली चरमरा गई है और अपराध अपने चरम पर है। फिर भी इस निराशा के अंधेरे में भी वेनेजुएला के लोगों के लचीलेपन और उनकी जीवंत संस्कृति की किरणें दिखाई देती हैं। यह यात्रा वेनेजुएला की इसी बहुआयामी सच्चाई को परत दर परत खोलने का एक प्रयास है, जिसमें हम इसकी समृद्धि के दिनों से लेकर वर्तमान संकट की गहराइयों तक का सफर तय करेंगे। वेनेजुएला का भूगोल उतना ही विविध और शानदार है जितना इसका इतिहास जटिल है। यह देश दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित है और प्रकृति ने इसे अपनी हर नियामत से नवाजा है। इसके उत्तर में कैरेबियन सागर का नीला पानी और खूबसूरत द्वीप हैं, जो पर्यटन के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पश्चिम में एंडीज पर्वत श्रृंखला की बर्फीली चोटियां आसमान को छूती है, जो ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के शौकीनों को आकर्षित करती हैं। यह वही पर्वत श्रृंखला है जो पूरे महाद्वीप से होकर गुजरती है और वेनेजुएला में इसे एक अनूठी पहचान देती है। इन पहाड़ों की गोद में बसे शहर और गांव एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। देश के मध्य में लॉस लानोस नामक विशाल घास के मैदान फैले हुए हैं। यह एक सपाट और विस्तृत क्षेत्र है जो अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ काउबॉय, जिन्हें लैनेरोस कहा जाता है, आज भी अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए हुए हैं। यह क्षेत्र एनाकोंडा, कैपिबारा और अनगिनत प्रकार के पक्षियों का घर है। लानोस से दक्षिण की ओर बढ़ने पर हम अमेज़न के घने वर्षावनों में प्रवेश करते हैं। यह रहस्यमयी जंगल दुनिया के सबसे बड़े पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है और यहाँ आज भी कई स्वदेशी समुदाय रहते हैं जो बाहरी दुनिया से लगभग अछूते हैं। वेनेजुएला का यह हिस्सा देश की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वेनेजुएला की भौगोलिक विशेषताओं में सबसे अनोखी हैं टेपुई, सपाट चोटी वाले पहाड़ जो लाखों साल पहले बने थे। ये रहस्यमयी संरचनाएं बादलों के ऊपर तक उठती हैं
और इन्हें देवताओं का घर भी कहा जाता है। इन्हीं में से एक ओनेनटेपुई से दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजेल फॉल्स लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरता है। यह दृश्य इतना अद्भुत है कि यह किसी दूसरी दुनिया का लगता है। इसके अलावा देश की जीवन रेखा ओरिनोको नदी अमेजन के बाद महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी देश के एक बड़े हिस्से से होकर गुजरती है और अंत में अटलांटिक महासागर में एक विशाल डेल्टा बनाती है, जो अपने आप में एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र है। यह भौगोलिक विविधता वेनेजुएला की पहचान का एक अभिन्न अंग है। कैरेबियन तट के गर्म समुद्र तटों से लेकर एंडीज की ठंडी हवाओं तक और लानोस के खुले मैदानों से लेकर अमेज़न के घने जंगलों तक, यह देश हर कुछ किलोमीटर पर अपना रूप बदलता है। प्रकृति का यह खजाना न केवल देश की सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि इसके आर्थिक संसाधनों का भी स्रोत है। तेल, सोना, हीरे और अन्य खनिज इसी धरती के नीचे दबे हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, यह प्राकृतिक संपदा ही वेनेजुएला के लिए एक दोधारी तलवार साबित हुई है, जिसने इसे समृद्धि के शिखर पर भी पहुंचाया और बर्बादी के कगार पर भी ला खड़ा किया। वेनेजुएला का इतिहास इसके भूगोल की तरह ही विविध और उतार चढ़ाव से भरा है। यूरोपीय लोगों के आने से पहले यह भूमि कई स्वदेशी समुदायों का घर थी, जिनमें अरावाक, कैरिब और तिमोटोक्यूइकास प्रमुख थे। ये समुदाय अपनी अपनी संस्कृतियों और जीवन शैलियों के साथ यहाँ हजारों वर्षों से रह रहे थे। 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा के साथ ही इस क्षेत्र में यूरोपीय उपनिवेशवाद का एक लंबा और दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ। स्पेनिश विजेताओं ने सोने और अन्य कीमती संसाधनों की तलाश में इस भूमि पर कब्जा कर लिया। उन्होंने स्थानीय आबादी का क्रूरता से दमन किया और उन्हें अपने अधीन कर लिया, जिससे उनकी संस्कृति और जनसंख्या को भारी नुकसान पहुंचा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरे लैटिन अमेरिका में स्वतंत्रता की लहर उठी और वेनेजुएला इस आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना। इस क्रांति के महानायक थे साइमन बोलीवर, जिन्हें एल लिबर्टाडोर यानी मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। बोलीवर का जन्म कराकस के एक अमीर परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना जीवन स्पेनिश शासन से वेनेजुएला और कई अन्य दक्षिण अमेरिकी देशों को मुक्त कराने के लिए समर्पित कर दिया। उनके नेतृत्व में लड़ी गई लंबी और खूनी लड़ाइयों के बाद 1821 में वेनेजुएला को अंततः स्वतंत्रता मिली। बोलीवर ने ग्रैंड कोलंबिया नामक एक संयुक्त गणराज्य का सपना देखा था, जिसमें आज के वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर और पनामा शामिल थे, लेकिन यह सपना जल्द ही टूट गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वेनेजुएला के इतिहास में एक नया मोड़ आया, जब माराकाइबो झील के नीचे विशाल तेल भंडारों की खोज हुई। इस खोज ने देश की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। वेनेजुएला रातों रात एक गरीब कृषि प्रधान देश से दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक बन गया। तेल से आने वाले पैसे ने देश में अभूतपूर्व आधुनिकीकरण और शहरीकरण को बढ़ावा दिया। हालांकि इस धन ने भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता को भी जन्म दिया। दशकों तक देश सैन्य तानाशाही और कमजोर लोकतांत्रिक सरकारों के बीच झूलता रहा। इस दौरान तेल से होने वाली आय कुछ ही हाथों में केंद्रित रही, जबकि अधिकांश आबादी गरीबी में जीती रही। 1998 में ह्यूगो शावेज के चुनाव के साथ वेनेजुएला के इतिहास में एक और क्रांतिकारी अध्याय शुरू हुआ। शावेज, एक पूर्व सैन्य अधिकारी, ने देश के गरीबों और वंचितों को बोलीवियाई क्रांति का वादा किया। उन्होंने तेल के धन का उपयोग सामाजिक कार्यक्रमों, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करने के लिए किया, जिससे उन्हें भारी लोकप्रियता मिली। लेकिन उनके शासनकाल में सत्ता का केंद्रीकरण, विपक्ष का दमन और अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन भी बढ़ा। 2013 में उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो ने सत्ता संभाली। मादुरो के शासन में तेल की कीमतों में भारी गिरावट, अमेरिकी प्रतिबंधों और दशकों के कुप्रबंधन के कारण वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, जिससे देश आज के गहरे मानवीय संकट में डूब गया है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की कहानी एक शब्द में सिमटी हुई है, तेल। 20वीं सदी से ही देश की पूरी आर्थिक संरचना पेट्रोलियम उद्योग के इर्द गिर्द घूमती रही है।
एक समय था जब वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी पीडीवीएसए दुनिया की सबसे सम्मानित और कुशल कंपनियों में से एक थी। तेल के निर्यात से होने वाली आय देश के कुल निर्यात का 95% से अधिक और सरकारी राजस्व का एक बड़ा हिस्सा बनती थी। इस पेट्रोस्टेट मॉडल ने देश को दशकों तक समृद्ध बनाए रखा, लेकिन इसने अर्थव्यवस्था को बेहद कमजोर और अस्थिर भी बना दिया। जब तक तेल की कीमतें ऊंची रहीं, सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरीं, पूरी व्यवस्था चरमरा गई। ह्यूगो चावेज के कार्यकाल में सरकार ने तेल उद्योग पर अपना नियंत्रण कड़ा कर दिया और कई निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। शुरुआत में इस नीति का उद्देश्य तेल के मुनाफे को सामाजिक कल्याण पर खर्च करना था, लेकिन लंबे समय में इसने उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया। राजनीतिक नियुक्तियों, भ्रष्टाचार और निवेश की कमी के कारण पीडीवीएसए की उत्पादन क्षमता में भारी गिरावट आई। जो कंपनी कभी प्रतिदिन 3 मिलियन बैरल से अधिक तेल का उत्पादन करती थी, वह अब कुछ लाख बैरल के लिए संघर्ष कर रही है। बुनियादी ढांचे की उपेक्षा और कुशल पेशेवरों के पलायन ने इस संकट को और भी गहरा कर दिया है, जिससे देश अपने सबसे मूल्यवान संसाधन का पूरा लाभ उठाने में असमर्थ हो गया है। अर्थव्यवस्था के पतन का सबसे विनाशकारी परिणाम हाइपरइन्फ्लेशन या अनियंत्रित मुद्रास्फीति के रूप में सामने आया है। सरकार द्वारा घाटे को पूरा करने के लिए अंधाधुंध नोट छापने के कारण वेनेजुएला की मुद्रा बोलीवर का मूल्य लगभग शून्य हो गया है। कीमतें हर दिन बल्कि हर घंटे बढ़ती हैं। लोगों को ब्रेड जैसी बुनियादी चीजें खरीदने के लिए भी नोटों के ढेर लेकर जाना पड़ता है। इस स्थिति ने एक विशाल काले बाजार को जन्म दिया है, जहां अधिकांश लेन देन अमेरिकी डॉलर में होता है। जिनके पास डॉलर तक पहुंच है, वे किसी तरह अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा जिसे अपनी आय बोलीवर में मिलती है, वह अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का शिकार हो गया है। इस आर्थिक पतन के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों ने निकोलस मादुरो सरकार पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य सरकार पर सत्ता छोड़ने के लिए दबाव बनाना है, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि इससे आम वेनेजुएला के नागरिकों की पीड़ा और बढ़ गई है। प्रतिबंधों ने देश की तेल बेचने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली तक पहुंचने की क्षमता को और सीमित कर दिया है। कृषि और विनिर्माण जैसे अन्य क्षेत्र, जिन्हें दशकों से नजरअंदाज किया गया था, अब देश की जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से अक्षम है। नतीजतन वेनेजुएला आज एक ध्वस्त अर्थव्यवस्था, अनियंत्रित मुद्रास्फीति और गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है, जिसका निकट भविष्य में कोई आसान समाधान नहीं दिखता। ऊर्जा संकट, अंधेरे में डूबा देश। यह एक विडंबना ही है कि दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा भंडारों में से एक वाला देश आज खुद एक गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। वेनेजुएला की बिजली की आपूर्ति मुख्य रूप से जल विद्युत पर निर्भर है और इस प्रणाली का केंद्र है गुरी बांध। यह दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है और दशकों तक इसने देश को विश्वसनीय और सस्ती बिजली प्रदान की। गुरी बांध, जो कारी नदी पर बना है, वेनेजुएला की राष्ट्रीय इंजीनियरिंग का एक प्रतीक था और देश की प्रगति का एक शक्तिशाली स्तंभ माना जाता था। इसने शहरों को रोशन किया, उद्योगों को चलाया और एक आधुनिक राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तरह ही बिजली क्षेत्र भी दशकों की उपेक्षा, भ्रष्टाचार और निवेश की कमी का शिकार हो गया। सरकार ने बिजली ग्रिड के रखरखाव और आधुनिकीकरण पर पर्याप्त खर्च नहीं किया। ट्रांसमिशन लाइनें पुरानी हो गईं, सबस्टेशन खराब हो गए और विशेषज्ञ इंजीनियरों और तकनीशियनों ने बेहतर अवसरों के लिए देश छोड़ दिया। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और बार बार पड़ने वाले सूखे ने गुरी बांध के जलाशय में पानी के स्तर को खतरनाक रूप से कम कर दिया है, जिससे इसकी बिजली उत्पादन क्षमता पर गंभीर असर पड़ा है। इस अत्यधिक निर्भरता का मतलब था कि जब गुरी बांध लड़खड़ाया तो पूरा देश अंधेरे में डूब गया। परिणाम स्वरूप वेनेजुएला में ब्लैकआउट या बिजली कटौती अब एक दैनिक वास्तविकता बन गई है। राजधानी काराकस को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में हर दिन कई घंटों तक बिजली नहीं रहती है।
इन ब्लैकआउट्स ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अस्पताल बिना बिजली के काम करने के लिए मजबूर हैं, जिससे मरीजों की जान खतरे में पड़ जाती है। स्कूल और व्यवसाय बंद हो जाते हैं। भोजन और पानी की आपूर्ति बाधित हो जाती है क्योंकि पंप काम नहीं करते। इंटरनेट और संचार प्रणालियां ठप हो जाती हैं, जिससे लोग बाकी दुनिया से कट जाते हैं। यह अंधेरा सिर्फ भौतिक नहीं है, बल्कि यह उस निराशा और लाचारी का भी प्रतीक है जो पूरे देश में फैल गई है। इस संकट ने वेनेजुएला के समाज की कमजोरियों को और भी उजागर कर दिया है। जो लोग सक्षम हैं, वे महंगे जनरेटर और सौर पैनल खरीदकर किसी तरह काम चला रहे हैं, जिससे अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और भी गहरी हो गई है। सरकार अक्सर इन ब्लैकआउट्स के लिए तोड़फोड़ और अमेरिकी प्रतिबंधों को दोषी ठहराती है, जबकि आलोचकों का कहना है कि यह पूरी तरह से कुप्रबंधन और अक्षमता का परिणाम है। जब तक वेनेजुएला अपने ऊर्जा बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश नहीं करता और अपनी ऊर्जा स्रोतों में विविधता नहीं लाता, तब तक यह अंधेरा छंटने की संभावना बहुत कम है। यह संकट इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे प्राकृतिक संपदा का कुप्रबंधन एक राष्ट्र को घुटनों पर ला सकता है। वैश्विक मंच पर वेनेजुएला दोस्त और दुश्मन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जटिल जाल में वेनेजुएला की स्थिति पिछले 2 दशकों में नाटकीय रूप से बदली है। ह्यूगो शावेज के सत्ता में आने से पहले वेनेजुएला को संयुक्त राज्य अमेरिका का एक विश्वसनीय सहयोगी और एक स्थिर तेल आपूर्तिकर्ता माना जाता था, लेकिन शावेज की समाजवादी और अमेरिकी विरोधी बयानबाजी ने इस रिश्ते में खटास पैदा कर दी। उन्होंने लैटिन अमेरिका में वामपंथी सरकारों का एक गठबंधन बनाने की कोशिश की और अमेरिकी प्रभाव को चुनौती दी। इस टकराव की नीति को उनके उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो ने भी जारी रखा, जिसके कारण दोनों देशों के बीच संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। अमेरिका मादुरो सरकार को अवैध मानता है और विपक्षी नेता जुआन गुआइडो को देश के वैध अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों से बिगड़ते रिश्तों के बीच वेनेजुएला ने नए सहयोगियों की तलाश की। इस तलाश में रूस और चीन इसके सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बनकर उभरे। रूस ने वेनेजुएला को सैन्य उपकरण, आड़ और राजनीतिक समर्थन प्रदान किया है, जिससे उसे संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दबाव का मुकाबला करने में मदद मिली है। वहीं चीन ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में भारी निवेश किया है और उसे अरबों डॉलर का कर्ज दिया है, जिसके बदले में वह तेल की आपूर्ति प्राप्त करता है। इन दोनों देशों का समर्थन मादुरो सरकार के सत्ता में बने रहने का एक मुख्य कारण रहा है। इसके अलावा क्यूबा, ईरान और तुर्की जैसे देशों ने भी विभिन्न रूपों में वेनेजुएला का समर्थन किया है, जिससे एक नया भू राजनीतिक समीकरण बना है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक के एक संस्थापक सदस्य के रूप में वेनेजुएला ने ऐतिहासिक रूप से वैश्विक तेल बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शावेज के दौर में वेनेजुएला ने तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए ओपेक के भीतर एक आक्रामक नीति अपनाई। हालांकि हाल के वर्षों में देश के तेल उत्पादन में भारी गिरावट के कारण संगठन के भीतर इसका प्रभाव काफी कम हो गया है। आज वेनेजुएला ओपेक के सबसे कमजोर सदस्यों में से एक है, जो अपने उत्पादन कोटा को पूरा करने में भी असमर्थ है। यह गिरावट वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में वेनेजुएला की घटती हैसियत को दर्शाती है। वेनेजुएला के संकट का एक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहलू है बड़े पैमाने पर प्रवासन। अनुमान है कि 7 मिलियन से अधिक वेनेजुएला के नागरिक गरीबी, हिंसा और राजनीतिक उत्पीड़न से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गए हैं। यह हाल के इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में से एक है। इन प्रवासियों ने पड़ोसी देशों, विशेष रूप से कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर और ब्राजील पर भारी दबाव डाला है। इन देशों की सामाजिक सेवाएं और अर्थव्यवस्थाएं इस बड़े पैमाने पर पलायन का बोझ उठाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। यह मानवीय संकट वेनेजुएला की सीमाओं से बहुत आगे निकल गया है और अब यह एक क्षेत्रीय समस्या बन गया है, जो पूरे लैटिन अमेरिका की स्थिरता को प्रभावित कर रहा है। आंतरिक संघर्ष, हिंसा
और अस्थिरता का दौर। वेनेजुएला का आंतरिक परिदृश्य राजनीतिक ध्रुवीकरण, सामाजिक अशांति और व्यापक हिंसा से ग्रस्त है। देश दशकों से राजनीतिक रूप से गहराई से विभाजित है, लेकिन शावेज और मादुरो के शासन में यह विभाजन एक खाई में बदल गया है। एक तरफ सरकार और उसके समर्थक हैं, जिन्हें चाविस्ता कहा जाता है, जो बोलिवियाई क्रांति को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी तरफ एक खंडित विपक्ष है, जो सरकार पर तानाशाही और मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाता है। इस राजनीतिक टकराव ने देश को लगातार विरोध प्रदर्शनों, झड़पों और राजनीतिक हिंसा के चक्र में फंसा दिया है। सरकार पर अक्सर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल का प्रयोग करने और राजनीतिक विरोधियों को कैद करने का आरोप लगाया जाता है। राजनीतिक हिंसा के अलावा वेनेजुएला में संगठित अपराध और गिरोहों की हिंसा भी एक बड़ी समस्या है। आर्थिक संकट ने गरीबी और हताशा को जन्म दिया है, जिससे कई युवाओं के लिए अपराध एक आकर्षक विकल्प बन गया है। शहरों और कस्बों में कोलेक्टिवोस यानी सरकार समर्थक सशस्त्र समूह और आपराधिक गिरोहों का नियंत्रण बढ़ गया है। ये समूह अक्सर जबरन वसूली, अपहरण और नशीली दवाओं की तस्करी जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों की कमजोरी और भ्रष्टाचार के कारण इन गिरोहों को खुली छूट मिली हुई है, जिससे आम नागरिकों के लिए जीवन असुरक्षित हो गया है। कराकस दुनिया के सबसे हिंसक शहरों में से एक बन गया है। देश की सीमाएं भी संघर्ष और अवैध गतिविधियों का केंद्र बन गई हैं। कोलंबिया के साथ लगी लंबी और छिद्रपूर्ण सीमा पर कोलंबियाई गुरिल्ला समूहों जैसे ELN यानी नेशनल लिबरेशन आर्मी और FARC के असंतुष्ट गुटों ने अपनी पैठ बना ली है। इन समूहों पर अवैध सोने के खनन, नशीली दवाओं की तस्करी और स्थानीय आबादी से जबरन वसूली में शामिल होने का आरोप है। वेनेजुएला सरकार पर अक्सर इन समूहों को अपनी सीमा के भीतर सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने का आरोप लगता रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। इसी तरह ब्राजील और गुयाना के साथ लगी सीमाएं भी अवैध खनन और तस्करी के लिए कुख्यात हैं। इन सभी संघर्षों के बीच गुयाना के साथ एसेकिबो क्षेत्र पर वेनेजुएला का पुराना क्षेत्रीय विवाद एक बार फिर से उभर आया है। यह खनिज समृद्ध क्षेत्र गुयाना के 2/3 हिस्से के बराबर है और वेनेजुएला 19वीं सदी से इस पर अपना दावा करता रहा है। हाल ही में इस क्षेत्र में बड़े तेल भंडारों की खोज ने इस विवाद को और हवा दे दी है। मादुरो सरकार ने इस मुद्दे का उपयोग राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने और आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए किया है। हालांकि एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध की संभावना कम है, लेकिन यह विवाद क्षेत्र में अस्थिरता का एक और स्रोत बना हुआ है, जो वेनेजुएला के जटिल आंतरिक और बाहरी संघर्षों की तस्वीर को पूरा करता है। समाज और संस्कृति संकट में भी जीवंत पहचान। गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट के बावजूद वेनेजुएला की संस्कृति और समाज की जीवंतता आज भी कायम है। वेनेजुएला के लोगों की पहचान उनकी गर्मजोशी, लचीलेपन और संगीत के प्रति उनके गहरे प्रेम से होती है। संगीत यहाँ के जीवन का एक अभिन्न अंग है। पारंपरिक जोरोपो संगीत, जो वीणा, क्वात्रो यानी एक छोटा गिटार और मराकास के साथ बजाया जाता है, लानोस के मैदानों की आत्मा को दर्शाता है। वहीं शहरों में साल्सा और मेरेंग्यू की धुनें हर कोने में सुनाई देती हैं। एल सिस्टेमा नामक विश्व प्रसिद्ध संगीत शिक्षा कार्यक्रम ने लाखों वंचित बच्चों को शास्त्रीय संगीत की दुनिया से जोड़ा है और गुस्तावो डुडामेल जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंडक्टर दिए हैं। वेनेजुएला का समाज यूरोपीय, अफ्रीकी और स्वदेशी संस्कृतियों का एक समृद्ध मिश्रण है। यह मिश्रण यहाँ के भोजन, त्योहारों और कला में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अरेपा, जो मक्के के आटे से बनी एक रोटी है, देश का राष्ट्रीय व्यंजन है और इसे दिन के किसी भी समय खाया जा सकता है। कार्निवल विशेष रूप से एल कैलाओ शहर में एक रंगीन और जीवंत उत्सव है, जिसमें अफ्रीकी परंपराओं का गहरा प्रभाव दिखता है। वेनेजुएला के लोग अपनी सुंदरता के लिए भी जाने जाते हैं और यह मिस वेनेजुएला सौंदर्य प्रतियोगिता में परिलक्षित होता है। इस प्रतियोगिता ने दुनिया को किसी भी अन्य देश से अधिक मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स विजेता दिए हैं, जो इसे राष्ट्रीय गौरव का एक स्रोत बनाता है। टेलीविजन और खेल भी
वेनेजुएला की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 20वीं सदी के अंत में वेनेजुएला के टेलीनोवेला यानी सॉप ओपेरा पूरे लैटिन अमेरिका और दुनिया के अन्य हिस्सों में बेहद लोकप्रिय थे। इन धारावाहिकों ने देश की एक ग्लैमरस छवि प्रस्तुत की जो आज की हकीकत से बिल्कुल अलग है। खेल के मामले में बेसबॉल वेनेजुएला का जुनून है। यह सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म की तरह है। कई वेनेजुएला के खिलाड़ी अमेरिकी मेजर लीग बेसबॉल यानी MLB में स्टार बन चुके हैं, जो देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। फुटबॉल की लोकप्रियता भी हाल के वर्षों में बढ़ी है और राष्ट्रीय टीम, जिसे ला विनोतिंटो कहा जाता है, लोगों को एकजुट करने का काम करती है। हालांकि वर्तमान संकट ने इस सांस्कृतिक ताने बाने पर गहरा असर डाला है। कई संगीतकार, कलाकार और खिलाड़ी बेहतर अवसरों की तलाश में देश छोड़ चुके हैं। त्योहारों का पैमाना छोटा हो गया है और लोगों के पास मनोरंजन पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर भी वेनेजुएला के लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे छोटी छोटी सभाओं में संगीत बजाते हैं, अपने पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं और अपनी कहानियों और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। यह सांस्कृतिक लचीलापन इस बात का प्रमाण है कि भले ही एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और राजनीति ध्वस्त हो जाए, लेकिन उसकी आत्मा को मारना बहुत मुश्किल है। निष्कर्ष, एक अनिश्चित भविष्य की ओर। वेनेजुएला आज एक दोराहे पर खड़ा है। इसकी कहानी एक चेतावनी है कि कैसे विशाल प्राकृतिक संपदा भी कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और राजनीतिक ध्रुवीकरण के सामने निरर्थक हो सकती है। तेल का वरदान एक अभिशाप में बदल गया है, जिसने एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाई जो बाहरी झटकों के प्रति बेहद संवेदनशील थी और जिसने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया। आज देश अपने इतिहास के सबसे गहरे संकटों में से एक का सामना कर रहा है, जिसका प्रभाव हर नागरिक के जीवन पर पड़ रहा है। लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर एक अनिश्चित भविष्य की तलाश में निकल पड़े हैं और जो पीछे रह गए हैं वे हर दिन अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। निकट भविष्य में वेनेजुएला के लिए कोई आसान रास्ता नहीं दिखता है। राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है और सरकार और विपक्ष के बीच किसी सार्थक संवाद की कोई तत्काल संभावना नहीं दिख रही है। अर्थव्यवस्था खंडहर में है और इसे फिर से बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सुधार और अंतर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान राजनीतिक माहौल में संभव नहीं लगता। जब तक देश में एक स्थिर और वैध सरकार नहीं बनती जो आर्थिक सुधारों को लागू कर सके और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास जीत सके, तब तक वेनेजुएला के लोगों की पीड़ा कम होने की संभावना नहीं है। हालांकि निराशा के इस माहौल में भी आशा की कुछ किरणें बाकी हैं। वेनेजुएला के लोगों ने, विशेष रूप से युवाओं ने, अविश्वसनीय लचीलापन और साहस दिखाया है। वे संकट के बावजूद एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सामुदायिक रसोई चला रहे हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रख रहे हैं। देश के बाहर फैला हुआ विशाल डायस्पोरा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये प्रवासी अपने परिवारों को पैसा भेजकर मदद कर रहे हैं और वेनेजुएला की दुर्दशा के बारे में दुनिया में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। भविष्य में जब पुनर्निर्माण का समय आएगा तो उनके कौशल और अनुभव देश के लिए अमूल्य साबित होंगे। अंततः वेनेजुएला का भविष्य उसके अपने लोगों के हाथों में है। क्या वे अपने गहरे राजनीतिक विभाजनों को पाटकर एक साझा राष्ट्रीय परियोजना के लिए एक साथ आ पाएंगे? क्या वे एक ऐसी विविध और उत्पादक अर्थव्यवस्था का निर्माण कर पाएंगे जो केवल तेल पर निर्भर न हो? क्या वे अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को फिर से मजबूत कर पाएंगे और कानून का शासन स्थापित कर पाएंगे? ये बड़े और कठिन सवाल हैं। जवाब अनिश्चित हैं और रास्ता लंबा और चुनौतियों से भरा होगा। लेकिन वेनेजुएला के इतिहास और उसके लोगों की अदम्य भावना को देखते हुए यह उम्मीद करना असंभव नहीं है कि एक दिन यह खूबसूरत और समृद्ध देश फिर से अपने पैरों पर खड़ा होगा और अपने नागरिकों को वह शांति और समृद्धि प्रदान करेगा जिसके वे हकदार हैं।